हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम लोग जो है इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। इंडियन हिस्ट्री में प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। ऑलरेडी जो है 16 क्लास हो चुका है। 16 क्लास अगर नहीं देखें तो जाइएगा, प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है चैनल पर, वहां से जाकर क्या करिएगा, सारा वीडियो देख लीजिएगा। साथ ही साथ इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है किसका, टेलीग्राम का, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से सारा पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। जो भी आपका पीडीएफ बाकी है सारा क्या होगा कि पीडीएफ डाल दिया जाएगा, टेंशन उसके लिए नहीं लेना है। ठीक है, आज हम लोग 17वां क्लास करेंगे और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, ये सब ऐसा है कि कोई भी आप एग्जाम दीजिए वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा रहता ही रहता है, आप जानते भी होंगे। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुप्त साम्राज्य। और गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज के लिए, एग्जाम के लिए। और भारत का इतिहास भी इसमें क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा मजबूत हुआ था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। गुप्त साम्राज्य के बारे में जब हम लोग देखते हैं तो जब हम लोग जानते थे, पहले देखे थे कि मौर्य काल में क्या हुआ था कि भारत का जो उदय हुआ था बहुत ज्यादा हुआ था। ठीक है, मौर्य काल के समय में अगर पूछे कि मौर्य काल का संस्थापक कौन था, मौर्य वंश का संस्थापक, तो आपको बताना कि चंद्रगुप्त मौर्य। उनके समय में क्या हुआ, और अशोक के समय में जो भी मौर्य राजा रहे वो क्या किए कि भारत में बहुत ज्यादा उसका विकास किए, भारत को मजबूत भी बनाए। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और उसके बाद जो है कि कौन सा शासक जो है पूरा भारत को एक ही छत्र छाया में लाया, तो आपको बताना है कि गुप्त साम्राज्य। एक क्वेश्चन बना सकता है कि मौर्य काल के बाद कौन ऐसा शासक बना जो एक ही छत्र छाया में लाया था भारत को, तो आपको बताना है कौन, तो गुप्त साम्राज्य ऐसा किया था। ठीक है, संपूर्ण भारत को एक ही राजनीतिक के अधीन में लाया और साथ ही इस समय क्या हुआ था कि आर्थिक, सामाजिक और साहित्यिक रूप से भारत में बहुत ज्यादा इसका क्या हुआ था कि उन्नति हुआ था, जिस कारण से गुप्त काल को क्या बोला गया है, तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ऐसा मत समझिएगा कि गुप्त साम्राज्य में बहुत ज्यादा सोना का सिक्का को छपाया उस कारण से स्वर्ण युग कहा जाता है, नहीं। इस समय क्या हुआ था, तो भारत में आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से और साहित्यिक रूप से बहुत ज्यादा उन्नति हुआ था। इसी कारण से गुप्त काल को क्या बोला जाता है, भारत का इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रारंभिक शासन के बारे में अब बारी बारी से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है श्री गुप्त के बारे में। इनका शासन काल कब से कब तक रहा, तो 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा। आपसे एक क्वेश्चन हमेशा बनाते रहता है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कि श्री गुप्त ही क्या है कि गुप्त वंश के संस्थापक है। लेकिन कहीं कहीं पे क्वेश्चन ऐसा बनाता है कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक का नाम बताएं, तो वहां पर क्या टिक करना होता है, जब वास्तविक लगा देता है तो वहां पर क्या टिक लगाना होता है, चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है, लेकिन सिंपल से पूछे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन है, तो आपको बताना है कि श्री गुप्त है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, प्रभावती गुप्ता के पूना ताम्रपत्राभिलेख है, वहां पे श्री गुप्त को क्या बोला गया है, तो आदिराज कहा गया है। ये क्वेश्चन पूछते रहता है कि आदिराज मतलब श्री गुप्त को कहां पर बोला गया, तो आपको बताना है कि पूना के ताम्रपत्राभिलेख में इनको आदिराज बोला गया है, प्रभावती गुप्ता के जो है। ठीक है, ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। आगे वाले को हम लोग देखते हैं कौन उनका शासक बना, मतलब गुप्त साम्राज्य को, तो आपको ध्यान में रखना है कि घटोत्कच गुप्त बने थे, जिनका शासन काल कब से कब तक रहा था, तो 280 ईस्वी से लेकर 319 ईस्वी तक रहा था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ये श्री गुप्त के क्या थे कि पुत्र थे, और इनके क्या थे कि उत्तराधिकारी भी थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इसलिए इसमें थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, गुप्त वंशावली के कुछ स्रोत के बारे में आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त का जो है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यहाँ से गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। कुमार गुप्त के बिलसड स्तंभ लेख है, यहाँ से कुछ जानकारी मिलता है। और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है, इससे भी क्या होता है कि गुप्त वंश का बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है। ये सारा के सारा कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। प्रयाग प्रशस्ति तो हम लोग जानते हैं कि हरिसेन के द्वारा जो ये लिखा गया था, ये कहाँ पे है, आपका प्रयागराज में है। ठीक है, ये जो है आपका ईटा जिला में, और ये जो भीतरी एक गांव है वहीं पर है यूपी में। ये बात आपको ध्यान में रखना है, मतलब ये आपको कम से कम याद रखना है कि तीनों के तीनों कहां पर, यूपी में है, जहां से क्या होता है कि गुप्त वंशावली के कुछ स्रोत है जिससे गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, ये दे देगा आपको और इसमें लिख देगा कि किससे किससे गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो आपको अगर ये तीनों रहेगा तो आपको वहां पर तीनों के बारे में बताना होगा, 1 2 3 वहां पर आपको टिक करना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं किन के बारे में, तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये शासक बने।
और पहला प्रसिद्ध शासक बने, पहला प्रसिद्ध राजा बने। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और कहीं कहीं पर इनके बारे में लिखा हुआ रहता है और क्वेश्चन भी बनता है कि गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किनको बोला जाता है, तो चंद्रगुप्त प्रथम को ही बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। 319 ईस्वी से लेकर 334 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। और उसने क्या किए थे कि लिच्छवी के राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किए, जिससे उसकी सत्ता को क्या मिला, तो बल मिला, विकास हुआ सत्ता इनका। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने राजा बनने के उपलक्ष्य में क्या किए थे कि 319 से 320 ईस्वी में गुप्त संवत चलाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर गुप्त शासकों के द्वारा ग्रहण किया गया उपलब्धियां। यहाँ पर हमेशा पूछते रहता ना, किसको महाराज बोला जाता है, किसको विक्रमादित्य बोला जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है। इस तरफ आपको दे देगा शासक और इस तरफ दे देगा उपलब्धियां, क्या क्या उपलब्धियां धारण किए थे। ठीक है, तो आपको बताना है इधर सिंपल से कि श्रीगुप्त को क्या बोला जाता है, तो आदिराज बोला जाता है और महाराज बोला जाता है। ठीक है, घटोत्कच को क्या बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि महाराज बोला जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम को क्या बोला जाता है, तो महाराजा धीराज बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम वाला। समुद्रगुप्त को क्या बोला जाता है, तो पराक्रमांक बोला जाता है। साथ ही साथ समुद्रगुप्त को बीए स्मिथ एक इतिहासकार हुए, इनको क्या बोले थे, तो आपको याद रखना कि भारत का नेपोलियन कहे थे। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, जब इनको बारे में देखेंगे तो वहां पर देख लेंगे। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है, तब विक्रमादित्य बोला जाता है। विक्रमांक बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त द्वितीय वाला पूछते रहता है कि विक्रमादित्य किनको बोला जाता है, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को। ये बात आपको यहां से ध्यान में रखना है। ठीक है, ये विक्रमादित्य के अगर हिस्ट्री के बारे में हम लोग जाने तो एक विक्रम सेन नामक क्या थे कि राजा थे, कहाँ के, उज्जैन के। वो क्या किए थे कि शकों के पराजित किए थे, शक वंश का, शक राजाओं के। और जब पराजित करने के बाद क्या किए थे कि वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किए थे। और ये विक्रमादित्य इतना उपलब्धि जो था कि विकसित हुआ कि ऐसा 14 राजा क्या है कि विक्रमादित्य के उपाधि धारण किए थे। जिसमें सबसे प्रसिद्ध कौन राजा है, तो आपको बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य का भी उपाधि किए धारण किए थे, जो सबसे ज्यादा क्या हुए थे कि विकसित हुए थे। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये बनते रहता है। ठीक है, ये बात यहां से आपको हिस्ट्री पूरा ये याद रखना है। ठीक, कुमारगुप्त क्या धारण किए थे उपलब्धि, तो आपको बताना कि महेंद्रादित्य और शकरादित्य धारण किए थे। और स्कंदगुप्त को क्या बोला जाता है, तो कर्मादित्य भी बोला जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है, तो आपका चंद्रगुप्त वाला, कुमारगुप्त वाला, और साथ ही साथ आपको याद रखना है चंद्रगुप्त प्रथम वाला। और कभी कभी पूछ लेता है श्रीगुप्त वाला। ठीक है, लेकिन समुद्रगुप्त वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है कि भारत का नेपोलियन इनको कहा जाता है। ये याद रखना है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। और समुद्रगुप्त जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा हुए, किसका, तो गुप्त साम्राज्य के, और भारत के इतिहास के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका जो शासनकाल रहा 335 ईस्वी से लेकर 380 ईस्वी तक रहा था। चंद्रगुप्त प्रथम के क्या थे कि पुत्र थे और उत्तराधिकारी थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जिसके शासनकाल में क्या हुआ था कि बहुत ज्यादा विकास हुआ था गुप्त साम्राज्य का। ठीक है, समुद्रगुप्त के विषय में जो जानकारी है हरिसेन के रचित प्रयाग प्रशस्ति जो इलाहाबाद स्तंभ लेख है वहां से प्राप्त होता है। हरिसेन कौन था, तो शांति और युद्ध का मंत्री था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। रिद्धपुर जो अभिलेख है वहां से समुद्रगुप्त को क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि तत्पाद परिगृहित कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये कभी कभी पूछते रहता है कि तत्पाद परिगृहित किनको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है कि समुद्रगुप्त को बोला जाता है। और ये कहाँ पे बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि रिद्धपुर अभिलेख में ऐसा बोला गया है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि समुद्रगुप्त अपनी विजय के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे। इसी कारण से इनको क्या बोला गया है, तो समरसत बोला गया है। मतलब कि 100 युद्धों को विजेता कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ डॉक्टर बीए स्मिथ जो है, इनको ये एक इतिहासकार थे, इनके द्वारा क्या बोला गया है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो क्वेश्चन हमेशा बनते रहता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसके द्वारा कहा गया है, तो आपको ये याद रखना है कि डॉक्टर बीए स्मिथ के द्वारा। कम से कम स्मिथ तो नाम याद ही रखना है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए एक बहुत बड़े इतिहासकार थे। आगे हम लोग देखते हैं। तो क्या है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ के 12 राजाओं के क्या किए थे कि हराकर वहां पे धर्म विजय का
कार्य किए, और आर्यभट्ट में क्या किए थे कि 9 राजाओं को हराकर दिग्विजय का कार्य किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, उलट कर कोई बना देता है क्वेश्चन कि 9 राजाओं का हराए थे कहाँ पे, दक्षिणापथ में। आर्यभट्ट में कितने राजाओं के हराए थे, तो 12 राजाओं के। तो वहां पर दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कहाँ पे 12 राजाओं के हराए थे, तो दक्षिणापथ में 12 राजाओं के हराकर क्या ये कार्य किए, तो धर्म विजय का कार्य किए। आर्यभट्ट में कितने राजाओं के हराए थे, तो आपको याद रखना कि 9 राजाओं के हराकर दिग्विजय का क्या किए थे, की कार्य किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त ने बन के सभी राजाओं को क्या बनाए थे, तो सेवक बनाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और स्कंदगुप्त के जो भीतरी अभिलेख है वहां से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने विजय में निवृत्ति पाने के बाद, मतलब निवृत्त होने के बाद, मतलब कि क्या होता है कि मुक्त होने के बाद क्या किए थे कि अश्वमेध यज्ञ करवाए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना। अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि एक घोड़ा को अपने राज्य से छोड़ा जाता है, और वो घोड़ा जहां जहां तक जाएगा वो क्या होता चला जाएगा, समझिए कि गुप्त साम्राज्य से छोड़ा गया है, तो जहां तक ये घोड़ा जाएगा वो गुप्त साम्राज्य का राज होता चला जाएगा, जब तक कि उस घोड़ा को कोई रोकता नहीं है। और कोई अगर साम्राज्य दूसरा घोड़ा को रोकता है तो इसका मतलब क्या होगा कि अब इसको गुप्त साम्राज्य से लड़ाई वहां पे करना पड़ेगा। उसी को हम लोग अश्वमेध यज्ञ के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आए कब किए थे समुद्रगुप्त, तो अपने निवृत्ति होने के बाद, मतलब कि मुक्ति होने के बाद बहुत सारा लड़ाई किए, सब जगह पर जीते। उसके बाद क्या किए कि एक घोड़ा छोड़ देते हैं कि लाओ देखते हैं कि कौन कौन हमसे लड़ेगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, एरन जो अभिलेख है ये इसके बारे में आपको याद रखना है। क्या कि एरन जो अभिलेख है इसके बारे में क्वेश्चन पूछते रहता है कि ये कहाँ पे है, तो आपको बताना है कि मध्य प्रदेश के विदिशा में है। और कभी कभी एग्जामिनर ये पूछा हुआ है कि ये किस नदी के तट पे है, तो आपको बताना है कि ये जो है बेतवा नदी के तट पे है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त के पत्नी का एरन अभिलेख में क्या नाम वर्णित किया गया है, तो दत्त देवी नाम वर्णित किया गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि किनको कविराज बोला गया है गुप्त साम्राज्य में, तो आपको बताना कि समुद्रगुप्त को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। अरे क्यों कहा गया, तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा कविता को भी रचयिता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और बहुत सिक्कों पर, कई सिक्कों पर समुद्रगुप्त को बीना बजाते हुए दर्शाया भी गया है। ये वही बात आपको ध्यान में रखना है। तो ये भी क्वेश्चन बनते रहता है कि गुप्त साम्राज्य में कौन से साम्राज्य हुए, कौन से राजा हुए जो बिना बजाते हुए सिक्कों पर दिखाए गए हैं, तो आपको क्या बताना है कि समुद्रगुप्त को। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि श्रीलंका के कौन थे कि राजा मेघवर्मन थे, जो क्या किए थे कि समुद्रगुप्त के समय वहां पे गया आप जानते हैं कहां पे, बिहार में है, बोध गया, आप जानते होंगे। तो गया में बुद्ध मंदिर जो है, बौद्धि जो टेम्पल है, वो उनको बनवाने के लिए अनुमति मांगने का एक दूत भेजे थे। और समुद्रगुप्त जो थे इस समय क्या किए थे कि अनुमति भी दे दिए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, समुद्रगुप्त के समय में क्या हुआ था कि 6 प्रकार के सिक्का भी चलाया गया था। क्या चीज का, सोना का सिक्का चलाया गया था। तो कौन कौन चलाया गया था ये भी कभी कभी पूछते रहता है, तो आपको एक नजर में देख लेना है कि गरुड़ था उसका नाम, ठीक है, अश्वमेध था, धनुर्धर था, ठीक है, व्याघ्रहंता था, ठीक, परशु था, और बिना सारन था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध पराक्रमांक का भी उपाधि धारण किया था। ये बात हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, साथ ही साथ इनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। किनके द्वारा कहा गया है, तो हम लोग जानते हैं कि B.A. स्मिथ के द्वारा ये उपाधि दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि समुद्रगुप्त के मृत्यु के बाद क्या हुआ कि रामगुप्त शासक बना। ठीक है, लेकिन ये जो था गुप्त साम्राज्य का कमजोर शासक था। इसके समय जो था क्या हुआ था कि शकों का आक्रमण हुआ था, और शकों का क्या हुआ था, शकों से क्या हुआ था कि पराजित हो गया था। ये बात आपको ध्यान में रखना है। और ये जो है कहाँ पे साक्ष्य मिलता है, तो 2 जगह पे साक्ष्य मिलता है। पहला तो आपका विषाद दत्त का जो एक बुक है देवी चंद्रगुप्तन है, वहां पर लिखा हुआ है। दूसरा जो है राजशेखर का काव्य मीमांसा है, वहां पर एक घटना का जानकारी मिलता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। जब शक राजा जीता तो क्या हुआ, रामगुप्त से क्या बोला कि आप अपना पत्नी को दे दीजिए। उनका पत्नी का क्या नाम था रामगुप्त का, तो आपको याद रखना कि देवी था। अरे रामगुप्त जो था क्या किया था कि ये मान भी गया था अपना पत्नी को देने के लिए, जिस कारण से क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त जो द्वितीय थे, जिनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है, वो क्या हुए कि गुस्सा हो गए, और ये क्या किए कि स्त्री का भेष धारण किया, शक राजा को वध कर दिए, और साथ ही साथ रामगुप्त को भी हत्या कर दिए थे। और गुप्त साम्राज्य का अगला शासक कौन बने, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ये बात यहां से आपको ध्यान में रखना है। ठीक है,
चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगला जो शासक कौन बने, तो हम लोग देखें अभी कि चंद्रगुप्त द्वितीय बने, और चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या बोला जाता है, तो विक्रमादित्य भी बोला जाता है। ठीक है, और ये इनका शासन काल कब से कब तक रहा था, तो आपको याद रखना कि 380 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक रहा। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय अगर आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछे कि किनका पुत्र थे, तो आपको बताना है कि समुद्रगुप्त और दत्त देवी का पुत्र थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। उसके शासन काल में क्या हुआ था कि गुप्त साम्राज्य बहुत ज्यादा अपने उत्कर्ष पे पहुंचा चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और इसे सांची के स्तूप में देवराज और परवर सेन के अभिलेख में क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना है कि देवगुप्त कहा गया है, ये बात आपको ध्यान में रखना। मेहरौली स्तंभ के आप नाम सुनते होंगे, मेहरौली स्तंभ कहाँ पे है, तो हम लोग जानते हैं कि मेहरौली लौह स्तंभ है, और ये ऐसा लोहा से बना हुआ है कि इसमें ना जंग लगता है ना कुछ लगता है। ये कहाँ पे है, तो आपका दिल्ली में है। ठीक है, वहां पे राजचंद्र का नाम से वर्णन हुआ है, जिसका पहचान किनके द्वारा किनके बारे में किया जाता है, तो आपको याद रखना कि चंद्रगुप्त द्वितीय के ही बारे में पता चलता है कि राजचंद्र का वर्णन जो है वो असली में कौन थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय ही थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि चंद्रगुप्त द्वितीय एक बहुत ज्यादा ही क्या थे कि अच्छा व्यक्ति, और साथ ही साथ क्या थे कि कूटनीतिक भी थे। इसके कारण से वो क्या किया कि विवाह कर और साथ ही साथ विजय प्राप्त करके भी दोनों के सहारे क्या हुए थे कि अपना साम्राज्य को सीमा को बढ़ाए थे। और वो अपनी पुत्री परवावती से पूछते रहता है कि विवाह करवाए थे किससे, तो बकाटक शासक किससे, रुद्रसेन के द्वितीय के द्वारा। रुद्रसेन का क्या हुआ था कि बहुत जल्दी ही मृत्यु हो गया था, जिसके कारण से क्या हुआ था कि उनका जो नाबालिग पुत्र था परवावती का और रुद्रसेन का, उसका क्या बने, तो उत्तराधिकारी बना। लेकिन इस समय जो था वास्तविक संस्थापक कौन थी, तो आपको याद रखना है कि परवावती ही थी, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। एक बात और याद रखना कि परवावती जो थी क्या मांगी थी, हेल्प मांगी थी, किससे मदद मांगी थी, चंद्रगुप्त द्वितीय से गुजरात के कुछ क्षेत्र को जीतने के लिए। ठीक है, तो उसमें चंद्रगुप्त क्या द्वितीय क्या किए थे कि हेल्प भी दिए थे, मदद भी दिए थे, और मदद करने के बाद वो क्या किए थे कि उस क्षेत्र को जीतकर परवावती को दे भी दिए थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि बकाटक के सहायता से चंद्रगुप्त द्वितीय क्या किए थे कि शकों का पराजित किए थे, और इसके उपलक्ष्य में क्या किए थे, तो चांदी का सिक्का चलाए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना। तो ये क्वेश्चन बनते रहता है कि कौन जो था गुप्त साम्राज्य वो शकों का पराजित किए थे, तो आपको याद रखना है क्या, तो चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, और इसके पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या चलाए थे, तो चांदी का सिक्का, ये बात आपको ध्यान में रखना है। और इस विजय के बाद क्या बोला गया था इनको, तो शाकाहारी कहा गया था, और उसने विक्रमादित्य का भी उपाधि धारण किया, जो बहुत ज्यादा क्या हुआ था कि प्रसिद्ध हुआ था, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के उदयगिरी अभिलेख के अनुसार क्या है, उसका उद्देश्य क्या था, ये माना जाता है कि संपूर्ण पृथ्वी को जीतना, ये बात आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको याद नहीं है कि उदयगिरी अभिलेख कहाँ पे है, तो आपको याद रखना है कि उड़ीसा में है, ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि अगर उनका राजधानी पूछे, मतलब कि चंद्रगुप्त द्वितीय का राजधानी पूछे, तो आपका कहाँ बताना है, तो पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहाँ पे है, तो जिसको अभी हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, बिहार का राजधानी है वो। और उज्जैन कहाँ पे है, तो उज्जैन जो है मध्य प्रदेश में, जो दूसरा राजधानी था गुप्त साम्राज्य का, ये बात आपको ध्यान में रखना। साथ ही साथ इनके पास बहुत ज्यादा विद्वान रहते थे, कालिदास और अमर सिंह जैसे विद्वान रहते थे, और यहाँ पर 9 रत्न रहते थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना। 9 रत्न मतलब कि 9 गो विद्वान ऐसा थे कि बहुत बड़ा ज्ञाता से सब कुछ का, ये अभी हम लोग देखते हैं कौन कौन थे, तो आपको याद रखना है कालिदास थे, धनवंतरी थे, वरुचि थे, अमर सिंह थे, छपनक थे, गटपर्क थे, ठीक है, शंकु थे, बेताल भट्ट थे, बहार मिहिर थे। ये 9 था क्या, ये 9 कौन थे, तो 9 रत्न थे किनके पास, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय कभी कभी पूछते रहता है कि किसके दरबार में 9 रत्न रहते थे। 9 रत्नों के नाम तो नहीं पूछता है, कोई कोई एग्जाम में 9 रत्न के नाम भी पूछा हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है कम से कम कि 9 रत्न किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय रहते थे, ये बात आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वैष्णव धर्म के प्रतिपादक थे। वैष्णव धर्म का मतलब कृष्ण भगवान का पूजा करने वाला, विष्णु भगवान का पूजा करने वाला, ये बात आपको याद रखना है। और उसने परम भागवत का उपाधि भी धारण किए थे, ये बात आपको ध्यान में रखना। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही कहा हुआ था कि चीनी बौद्ध यात्री फायान के बारे में आप सुनते रहते होंगे कि किसके शासनकाल में फायान आया था, तो आपको क्या बताना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। एक आया था हेनसांग। हेनसांग किसके समय में आया था, तो हर्षवर्धन के समय में आया था, वो बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश के दरबार में भेजे थे, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये पूछा
पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किसको कुंतल नरेश के दरबार में अपना दूत बनाकर भेजे थे, तो आपको याद रखना है कि कालिदास को कुंतल नरेश के दरबार में अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त द्वितीय भेजे थे। ठीक है, और साथ ही साथ ये वाला तो याद रखना ही है कि इनके पास 9 रत्न थे, ठीक है, जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। कुमारगुप्त प्रथम का जो शासनकाल था कब से कब तक था, तो आपको बताना है कि 415 ईस्वी से लेके 455 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त के शासन का वर्णन का पता चलता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे अधिक अभिलेख किनके काल में मिला है, किनके काल का मिला है, तो आपको बताना है कि कुमारगुप्त के ही सबसे ज्यादा अभिलेख मिला है, जो कितना है 18। ये मंदसौर अभिलेख कहाँ पे है, तो एमपी में ही है, मध्य प्रदेश में है, ये बात आपको याद रखना है। तुमुन अभिलेख भी, ये भी कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश में ही है, ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कुमारगुप्त के यहाँ पर क्या बोला गया है, तो शरदकालीन सूर्य कहा गया है। मतलब कि जो सूर्य ऐसा जो शरद के समय जो होता है ना, ठंडा के समय में होता है, उसका धूप क्या होता है, अच्छा लगता है। इसके से क्या किया गया है, कंपेयर किया गया है तुमुन अभिलेख में कुमारगुप्त को। ये बात आपको ध्यान में रखना है। कुमारगुप्त प्रथम ने क्या किए थे कि क्या क्या चीज की उपाधि धारण किए थे, तो ये बहुत चीज की उपाधि धारण किए थे। व्याघ्र बल पराक्रम का, महेंद्रादित्य का, ठीक है, अजीत महेंद्र का, ठीक है, अश्वमेघ महेंद्र का। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्या है, तो महेंद्रादित्य का है, ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि नालंदा विश्वविद्यालय का अगर संस्थापक के बारे में पूछे, स्थापना कौन किए थे, तो कुमारगुप्त के ही कार्यकाल में क्या हुआ था कि नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। और नालंदा विश्वविद्यालय कहां पे था, तो आपको बताना है कि बिहार में था। ठीक है, नालंदा जिला में। और इसका जो हम लोग जानते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय को क्या किया था कि बख्तियार खिलजी नामक एक शासक था, वो क्या किया था कि नष्ट कर दिया था और उसमें आग लगवा दिया था। ठीक है, जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडिएवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहां पर बख्तियार खिलजी के भी बारे में देखेंगे। और उसका जो शासनकाल था किसका, कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल कितना साल तक रहा था, तो आपको बताना है कि 40 साल तक रहा था गुप्त साम्राज्य में। और उस समय क्या था कि अक्षुण रहा था। अक्षुण मतलब कि अखंड रहा था। इस समय कोई भी दूसरा जो राजा था क्या किया था कि इस पर आक्रमण करने के बारे में भी नहीं सोचा था। ये बात आपको ध्यान में रखना। स्कंदगुप्त के बारे में अगला हम लोग देखते हैं, तो स्कंदगुप्त का अगर शासनकाल पूछे तो 455 ईस्वी से लेकर 467 ईस्वी तक रहा। इसको क्या चीज का उपाधि धारण किया था इसने, तो आपको बताना है कि कर्मादित्य का उपाधि धारण किया था। और जूनागढ़ जो अभिलेख था वहां से पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित जो था परमदत्त के पुत्र, वो सुदर्शन झील का क्या किया था कि फिर से उसको मरम्मत करवाया था। ये बात आपको ध्यान में रखना। सुदर्शन झील जो है किसके शासनकाल में बना था, तो हम लोग देखे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में क्या हुआ था कि इसको बनाया गया था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। सुदर्शन झील कहाँ पे है, तो गुजरात में है। ये भी बात आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि स्कंदगुप्त को भीतरी जो अभिलेख है वहां पे हुनों के द्वारा आक्रमण करने की जानकारी मिलता है। और ये जो थे हुनों को पराजित भी किए थे। ये बात आपको ध्यान में रखना है। हुन के अगर प्रसिद्ध राजा के बारे में पूछे तो आपको याद रखना कि तोरमन, ठीक, और मिहिर कुल क्या था कि हुन का प्रसिद्ध राजा था। ये भी बात आपको ध्यान में रखना। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि कहोम स्तंभ लेख जो है वहां स्कंदगुप्त को क्या बोला गया है, तो आपको याद रखना कि सक्रोपम बोला गया है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या बोला गया है, तो श्री परिचिपत वृक्षा कहा गया है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं तो क्या है कि स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से क्या किया था कि अयोध्या को अपना राजधानी बनाया था। अब विष्णुगुप्त क्या था कि इसका अंतिम शासक था। ये बात आपको ध्यान में रखना है इतना। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके, कमेंट करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।